हेलो स्टूडेंट्स। मैं योगेश्वर मिश्रा आप लोगों के लिए आज भारतीय इतिहास विषय में आधुनिक भारत के इतिहास में मैं भारत में यूरोपियों का आगमन और कैसे भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है उस संदर्भ में जो है पूरा एक चैप्टर लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग जब भी यूपीएससी या दूसरे एग्जाम दे रहे हैं, प्री और चाहे मेंस के एग्जाम में जो है उसको टारगेट लेकर मैंने आपको एक सिलेबस आज तैयार किया है। आज उसको हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है खासकर प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ध्यान से मेरे साथ इसको पढ़िएगा और पूरा कंसंट्रेशन जो है क्लास में दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का देखिए सबका स्वागत है कहाँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ से आपको देखिए डेली मिल रहा है, लाइव क्लासेस हो रहे मिल रहे हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिल रहा है, स्ट्रक्चर कोर्सेस मिल रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। और इसके डाउनलोड करने के साथ ही आप जुड़ जाते हैं इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और मानव विज्ञान जो है हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूँ। मेरा कोड है UGM10, ठीक है। अनअकैडमी देखिएगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जैसे आपके आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को जो स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं जीएस जो सब्सक्रिप्शन है इसी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, वह दो फॉर्म में है, एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकनिक कोर्स है। प्लस कोर्स जो है वह 1 मंथ से लेकर 12 मंथ, 1 मंथ से लेकर 12 मंथ और 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। क्लियर चीजें। जैसे 1 मंथ का फीस स्ट्रक्चर 9,000 है, वैसे ही 12 महीने का फीस जो है 49,500 रुपये। मेरा कोड UGM10 के साथ एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों को 10% का बेनिफिट्स होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं आइकनिक कोर्स की बात करते हैं, यह जो है 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। मेरा कोड UGM10 के साथ एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट मिलता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आइकनिक जो कोर्सेस हैं जीएस के, उसके प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द क्या कीजिए, इसमें एडमिशन लीजिए, ठीक है। और अपनी तैयारी को जो है अनअकैडमी के माध्यम से एक बेहतर दिशा दीजिए और एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाइए। और आपने जो इस साल जो है टारगेट किया है 2021-22 में, तो उन सपनों को जो है अनअकैडमी के साथ पूरा कीजिए। सारे एजुकेटर्स जो है आप लोगों का इसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। एक महीने का फीस जो है जैसे 5,000 रुपये है, 12 महीने का फीस जो है 27,500 रुपये और 36 महीने का फीस जो है 50,000 रुपये है, ठीक है। मेरा कोड UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का इस पर क्या हो रहा है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अभी अनअकैडमी द्वारा जो है कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, सिर्फ फरवरी 7 से वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आप जल्दी आप जरूर इनरोल हुई। और यह जो कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट है देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्लियर चीजें, तो आप स्क्रीन पर इसको देख लीजिए। 60 मिनट, 60 क्वेश्चन, 13 कॉम्बैट, 6 सेक्शन, रिलेटिव स्कोरिंग एंड फोर्टनाइट कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है अल्टरनेट संडेज पर, ठीक है। और इसमें अमेजिंग प्राइजेस हैं, जैसे रैंक 1 से लेकर रैंक 3 तक जो है 3 मंथ का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। और जो स्टूडेंट जो है रैंक 1 से लेकर 150 तक आ रहे हैं, उनको जो है 1,000 रुपीज का जो है वो अमेजन वाउचर मिल रहा है। क्लियर चीजें, तो जरूर भाग लीजिए इसमें। क्लियर चीजें। और आपको मैं पहले ही बताया था, देखिए आइकनिक कोर्स का जो है प्राइस हाइक हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। नहीं तो इसका मूल्य जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द आप लोगों को अगर डिसाइड करिए जल्दी से और एडमिशन लीजिए। और मतलब सबसे बड़ी बात है कि तैयारी को आप प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। किसी चीज का हमको वेट नहीं करना है, बिल्कुल आप तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए। क्लियर चीजें, और जल्द से जल्द आप एडमिशन लीजिए। देखिए आज मैं आप लोगों का क्लास जो है बोल रहा हूँ कि आज हम लोग का एरिवल ऑफ यूरोपियंस एंड राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, कैसे भारत में, जैसे पहला तो है कि भारत में यूरोपियों का आगमन होता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना भारत में यूरोपियों का आगमन हो रहा है, तो पुर्तगीज भी आ रहे हैं, डच भी आ रहे हैं, अंग्रेज भी आ रहे हैं, फ्रांसीसी भी आ रहा है और बहुत सारी शक्तियां आ रही हैं, ठीक है। लेकिन जो मेजर जो शक्ति कौन कौन से हैं, पुर्तगीज है, डच है, अंग्रेज है और फ्रांसीसी हैं, उस संदर्भ में हम पढ़ेंगे। और कैसे यूरोपियंस जो है, ब्रिटिशर्स जो हैं यहाँ पर क्या किया, अपने शक्ति का क्या किया, बढ़ाया। उन चीजों को हम देख रहे हैं आज की क्लास में, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री
और के अंतर्गत हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं यहाँ पर। क्लियर चीजें। हिस्ट्री के ऊपर जो है मेरे बहुत सारे लेक्चर गए हैं, जैसे इससे पहले जो लेक्चर गया था वो एमसी मतलब उससे रिलेटेड था, कैसे मराठा शक्ति का उद्भव होता है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं आप लोगों के लिए मैं बना कर लाया हूँ, खासकर फिल्म पॉइंट ऑफ से आप जरूर जरूर देखिएगा, यूट्यूब के पे ही अवेलेबल है। क्लियर चीजें ये। तो आप जरूर देखिए, यह क्लासेस जो है हेल्पफुल है वह बच्चों के लिए जो यूपीएससी प्री टारगेट कर रहे हैं, और मेंस को भी साथ में दे सकते हैं, स्टेट पीएससी प्री को टारगेट कर रहे हैं, सभी के लिए जो है यह क्लास फायदेमंद है। क्लियर चीजें। तो क्लास को आप जरूर देखिए और अच्छे से सुनिए, और कम से कम 2-3 बार जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारा जैसे टॉपिक है, आपको बताया था कि भारत में जो है यूरोपियों का आगमन कैसे हो रहा है, तो उस संदर्भ में हम देखते हैं कुछ देखिएगा। एडम स्मिथ ने लिखा है, अमेरिका तथा उत्तर महासा अंतरिम होकर भारत पहुंचने के मार्ग की खोज मानव जाति के लिखित इतिहास में दो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। ठीक है। अमेरिका तथा उत्तर महासांतरिकरण, कैप ऑफ गुड होप बोलते हैं ना, भारत पहुंचने के मार्ग की खोज मानव जाति के लिखित इतिहास में दो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। एक अमेरिका की खोज, दूसरा भारत पहुंचे जो जिस मार्ग से व्यक्ति जो भारत पहुंच रहे हैं, ठीक है, उत्तर महासांतरिक अंतरिक्ष होकर। क्लियर चीज है ये। तो 16वीं सदी में यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसने और फिर उनको अधीन बनाने का एक लंबा सिलसिला शुरू किया, और यूरोपियों के आगमन से पूर्व हिंद महासागर के माध्यम से होने वाली सभी विदेशी व्यापार पर जो है अरब व्यापारियों का ही नियंत्रण था। ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का, जो मेन कंपनियों का आने का क्रम था, वह था पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आ रहे हैं, फिर डेनिश आ रहे हैं, और अंत में कौन आ रहा है, फ्रांस आ रहे हैं। क्लियर है, फ्रांसीसी आ रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी जो एग्जाम में आपका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। ठीक है। तो कौन आ रहे हैं, पुर्तगीज आ रहे हैं, डच आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं, डेनिश आ रहे हैं, और अंत में कौन आ रहे हैं, फ्रांसीसी आ रहे हैं। क्लियर चीजें। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। ठीक है। जो मेन जो चार शक्तियां थी कौन कौन सी थी, पुर्तगीज था, डच थे, अंग्रेज थे, ठीक है, और कौन था, फ्रांसीसी था। क्लियर चीजें। तीन संदर्भ में हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ेंगे, हम जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके प्री के एग्जाम में अक्सर बार बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है। क्लियर चीजें। तो जरूर ध्यान देके पढ़िएगा, सुनिएगा। देखेंगे पुर्तगीज के बारे में बात करते हैं, पुर्तगाली के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो उनके संदर्भ में देखेंगे, वास्को डिगामा ने एक नए मार्ग का पता लगाते हुए केप ऑफ गुड होप, ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए आता है, जिसको केप ऑफ गुड होप या अफ्रीका के उत्तर महासा अंतरिम का चक्कर लगाकर लगभग 1498 ईस्वी में वह कालीकट पहुंचा। क्वेश्चन आते हैं आपके कि वास्को डी गामा कब भारत आया, तो वास्को डी गामा कब भारत आया, 1498 ईस्वी में आ रहा है। कहाँ पहुंच रहा है सबसे पहले, तो वह कालीकट पहुंच रहा है, और उसकी मुलाकात वहां के स्थानीय राजा जो है उसने जमोरिन से किया, और वास्को डी गामा को यहाँ के मसाले यूरोप में बेचने पर जो है 60 गुना ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, वह मसाले लेकर गया और उसको जाकर यूरोप में बेच रहा है, तो उसको कितना फायदा हो रहा है, 60 गुना फायदा हो रहा है। तो याद रखिएगा। ठीक है। फैक्ट क्या हो गया, वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए कहाँ पहुंच रहा है, कालीकट के केरल पहुंच रहा है, कालीकट 1498 में। वहां का स्थानीय राजा क्या है, जमोरिन से मुलाकात की, और यहाँ से क्या किया उसने, मसाले लेकर कहाँ गया, यूरोप गया, और वह 60 गुना उसको फायदा हो रहा है। ठीक है। क्लियर चीजें, इस बात को आप याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी जो है कोचीन में बनाए, यह भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कोठी का मतलब होता है फैक्ट्री, इसको बोलते हैं, और ये फैक्ट्री कोई मैन्युफैक्चरिंग कम फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पर क्या किया जाता था, केवल यहाँ पर सामानों को क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था, भंडारण किया जाता था। ठीक है। उसे क्या कह ले रहे हैं, कोठी या फैक्ट्री का नाम दे रहे हैं। तो पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ बनाया, याद याद है ना, कोचीन में बनाया। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट्स बता रहा हूँ, प्रीलिमिनरी पॉइंट, एस्तांदो द इंडिया
हिंद महासागर और पूर्वी व्यापार पर पुर्तगाली प्रभाव क्षेत्र को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एस्तांदो द इंडिया। बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी देशों से व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार ही रहा। क्लियर है चीजें? तो एस्तांदो द इंडिया हिंद महासागर और पूर्वी व्यापार पर पुर्तगालियों के प्रभाव क्षेत्र को कहा जाता है। और यह बेहद जो है क्या है, मुनाफा कमाने वाला व्यापारिक मार्ग था, जिस पर पुर्तगालियों का क्या हो गया, एकाधिकार हो गया। और 16वीं सदी के आरंभ में हिंद महासागर से होने वाले सभी व्यापारिक एकाधिकार जो है वह पुर्तगालियों ने क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। क्लियर चीजें? पूरा व्यापारिक अधिकार जो है पुर्तगालियों ने स्थापित कर लिया था। और इनके अनुसार हिंद महासागर में कोई भी जहाज उनके परमिट परमिट को कार्टेज कहा गया, परमिट के बिना जो है वह प्रवेश नहीं कर सकता था। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा देखेंगे, वह भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बनता है। उसका नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। और उसने हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार की स्थापना करने के लिए एक पॉलिसी बनाई, जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। याद रखेंगे, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी, किसने बनाया? फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा। वह भारत में पुर्तगालियों का क्या था? यह पहला गवर्नर था, ठीक है। 1509 में नियुक्त पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर से छीन लिया, ठीक है। तो 1510 में गोवा को किसने बीजापुर से छीन लिया? किसने? पुर्तगाली गवर्नर, जिसका नाम था का अल्बुकर्क था। और अल्बुकर्क ने पुर्तगाली शक्ति का इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में पूछा हो गया है, पुर्तगालियों के वो को भारत में मतलब यहाँ पर स्टेब्लिश करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप रखेंगे किसको? अल्बुकर्क को रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आए गवर्नर कौन थे? नूनो डी कुन्हा थे। कौन थे? नूनो डी कुन्हा। भारत में गोवा को पुर्तगाली इसने राजधानी बनाया। मुख्य केंद्र किसको बनाया? गोवा को बनाया। क्लियर है? इतने सारे फैक्ट जो हैं आपको यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे 1632 में शाहजहां के समय मुगलों ने हुगली में पुर्तगाली बस्ती पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया, ठीक है। पुर्तगालियों का देखेंगे मुगलों के साथ कृष्णदेव राय के साथ, कृष्णदेव राय कौन है? ये विजयनगर साम्राज्य वाले हैं, ठीक है। और मराठों से हमेशा संघर्ष चलता रहा, ठीक है। पुर्तगाली भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार जमाने में सफल नहीं हो पाए। उनके कारखाने जो हैं दीव, दमन, शास्त्री, बरई और मुंबई, बॉम्बे और मद्रास इत्यादि में स्थापित थे। याद रखेंगे, क्लियर है। भारत में तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, अनानास, पपीता, अल्फांसो आम, यह सब जो है किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। साथ में काजू को भी आप याद रख लीजिएगा। तो यह जो है पुर्तगालियों के साथ जो है भारत आ रहा है। क्या आ रहा है? तंबाकू की खेती आ रही है, प्रिंटिंग प्रेस आ रहा है, अनानास आ रहा है, पपीता आ रहा है, अल्फांसो आम आ रहे हैं। सब ये पुर्तगालियों के साथ कहाँ से आ रहे हैं? भारत में आ रहे हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक। तो ये पुर्तगालियों के संदर्भ में आपने पढ़ा, पुर्तगालियों के संदर्भ में ये आपके पॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति आ रही है उसका नाम क्या है? डच है, ठीक है। तो डच कहाँ के निवासी हैं? तो डच जो है वो हॉलैंड के निवासी हैं, जिसको आज नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से कुछ डच जो हैं वह कंपनियों ने संयुक्त रूप से 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना कर दी। क्लियर है? तो क्या कंपनी का नाम था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की स्थापना कर दी। और डचों की दिलचस्पी जो है भारत की बजाय
अब इंडोनेशिया द्वीपों में चला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे उनको प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है भारत की बजाय बाद में कहाँ दे दिया, इंडोनेशिया में दे दिया। और वह इंडोनेशिया की ओर चले गए जहां मसाले खूब पैदा होते थे। ठीक है। डचों ने भारत में मसूलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया। कहाँ किया? मसूलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था 1605 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। फिर पुलिकट और बिमलीपट्टनम, चिंसूरा, करिकल और बालासोर इत्यादि में भी उन्होंने फैक्ट्रियां स्थापना किया था। इनका ब्रिटिशर्स के साथ, अंग्रेजों के साथ जो है उनको प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, उनके साथ युद्ध करना पड़ा। ठीक है। और लेकिन 1659 में अंग्रेजों से बेदरा के युद्ध में यह हार जाते हैं, और इसके बाद भारत में जो है डच शक्ति समाप्त हो जाता है और भारत से ये चले जाते हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है, आईएएस के एग्जाम में भी आया है और यूपीपीसीएस में भी आया है, एमपीपीएससी में भी आया है, सीजीपीएससी में भी अपने प्री में क्वेश्चन आया हुआ है कि 1759 में अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में भारत से परास्त होने के बाद भारत से डच शक्ति, तो किस युद्ध में उनको अंग्रेजों से हार हुई? बेदरा की युद्ध में उसको कहा जाता है। वो अंग्रेजों से हार गए और यह भारत से क्या हो गए, ये चले गए। ठीक है। कहाँ चले गए? अपना जो मेन कंसंट्रेशन जो है वह इंडोनेशिया को बनाया, और 1759 में क्या होता है, बेदरा के युद्ध में यह हार जाते हैं। ये चीजों को आप याद रखिएगा। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं डचों के बाद क्या देखेंगे, तीसरा जो महत्वपूर्ण शक्ति आ रहा है, हम अंग्रेज की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके बारे में सोचिएगा, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, देखेंगे अंग्रेजों के संदर्भ में। तो 1580 में स्पेन ने पुर्तगाल को जीत लिया। थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, देखिए कैसे स्पेन ने क्या किया, पुर्तगाल को जीत लिया। और 1528 में स्पेनिश अरमेडा जहाजी बेड़े को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया। स्पेनिश अरमेडा जहाजों को अंग्रेजों ने प्राप्त कर भारतीय व्यापार में पुर्तगालियों के वर्चस्व को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। स्टोरी है। ठीक है। अब देखेंगे, यहां से देखेंगे 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक व्यापारिक संस्था की स्थापना होती है। कौन सी संस्था होती है? मर्चेंट एडवेंचर्स। और इसके सदस्य व्यापारियों ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया नामक एक कंपनी की स्थापना की। और दिसंबर 1600 में को महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया, बाद में 15 वर्षों के लिए जो है पूर्वी एशियाई देशों के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का मोनोपली या एकाधिकार दे दिया। और यही कंपनी जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध होता है। क्लियर चीजें? तो यह एक क्या था, व्यापारिक संस्था था जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारिक संस्था की स्थापना हुई। और उन्होंने क्या किया, एक कंपनी स्टेब्लिश किया। उस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। और सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ से क्या किया, इसने पूर्वी देशों के साथ जो है व्यापार करने का मोनोपोली, एकाधिकार प्राप्त किया। ठीक है। एकाधिकार का मतलब है यह कंपनी क्या करेगा, पूर्वी देशों के साथ क्या करेगा, व्यापार करेगा, और ब्रिटेन की कोई भी कंपनी या कोई व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ठीक है। जब यह कंपनी स्टेब्लिशमेंट हो रहा था ब्रिटेन में, उस समय भारत में जो है अकबर का शासन था। किसका शासन था? अकबर का शासन था। यह आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। तो अब देखेंगे अब कैसी कंपनी भारत में आ रही है। तो 1608 में, देखिए 1608 में कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा गया, और वह आगरा पहुंचा 1609 में। और अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। तो कौन आ रहा है? कैप्टन हॉकिंस आ रहा है। कहाँ? जहांगीर के दरबार में। और वहां से उसने परमिशन मांगा, और अंग्रेजों ने सूरत में पहले अपनी फैक्ट्री को स्टेब्लिश किया। क्लियर चीजें?
अंग्रेजों को भारत में प्रारंभ में पुर्तगालियों का विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि पुर्तगाली पहले से थे। पर सूरत के निकट स्वैली में पुर्तगाली नौसेना को परास्त कर देते हैं अंग्रेज, और अंग्रेजों ने मुगल दरबार में अपनी धाक जमा ली। ठीक है, तो पुर्तगालियों का मुगलों से भी दुश्मनी था। तो जब ये मुगलों को पुर्तगालियों को अंग्रेज परास्त कर देते हैं 1612 में, तो मुगल दरबार में इनका एक इमेज अच्छा बन जाता है। अब देखेंगे 1615 में अंग्रेजों का एक दूत जिसका नाम था सर टॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा, और टॉमस रो जो है मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। ठीक है, और देखेंगे दक्षिण में अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी जो है 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। कहाँ किया? मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। ठीक है, दक्षिण भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित किया? मछलीपट्टनम में स्थापित किया। ठीक है, 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से सुरहना फरमान प्राप्त हुआ। क्लियर चीजें देखेंगे। 1639 में कंपनी के फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का पट्टा प्राप्त कर लिया और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, कंपनी के अधिकारी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को उनको पर लीज मिल गया, और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक उन्होंने किला बना दिया। ठीक है, इस क्रम में देखेंगे 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने कंपनी को फरमान दिया कि जिनके अनुसार 3000 वार्षिक कर के बदले पूरे वर्ष भर बिना शुल्क अंग्रेजी व्यापार करने का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। क्लियर चीज है ये। और 1641 में चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी से उनका विवाह हो जाता है, और दहेज में पुर्तगालियों ने मुंबई को जो है, बॉम्बे को जो है चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। ठीक है, तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में क्या मिल रहा है? पुर्तगालियों से बम्बई मिल रहा है, और चार्ल्स द्वितीय ने इस मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए में दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया, एक मामूली किराए पर क्या कर दिया, बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1668 में। इस प्रकार जो है 1668 में मुंबई किसके अधीन चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया। याद रखेंगे चीजों को। ठीक है, क्लियर चीजें। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोला? सूरत में खोला। अपनी दूसरी कोठी कहाँ खोला? दक्षिण भारत का पहला, लेकिन भारत में दूसरा मछलीपट्टनम खोल रहा है। ठीक है, कौन आया सबसे पहले? कैप्टन हॉकिंस आता है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? सर टॉमस रो आता है। कौन आता है? सर टॉमस रो आता है। सर टॉमस रो आ रहा है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इसको। अब देखेंगे 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को नष्ट कर दिया, और जिसमें मुगलों से उनका संघर्ष हुआ। ठीक है, मुगल सेना ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया, और 1.5 लाख रुपए हर्जाना लेकर औरंगजेब ने उन्हें व्यापार करने की पुनः छूट दे दी। बंगाल में इस समय शाइस्त खां मुगल गवर्नर था। ठीक है, देखिएगा अंग्रेजों ने क्या किया, मुगलों को कम आका और उन्हें क्या किया, हुगली को नष्ट कर दिया, जिससे जो है जो औरंगजेब नाराज हो जाता है, और क्या हो गया, बाद में अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा माफी मांग लिए जाने पर क्या करता है, उनको माफ कर दिया जाता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक, ठीक है। अब देखेंगे अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं। चरनाक ने 1690 में बंगाल के सूतानाती में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की, और 1696 में फोर्ट विलियम के नाम से एक नई कोठी की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। फोर्ट विलियम पहला प्रेसिडेंट सर जॉर्ज आयर था। फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था? सर जॉर्ज आयर था। और 1698 में अंग्रेजों को बंगाल के 3 गांव कोलकाता, सुतनाती और गोविंदपुरा की जमींदारी मिल गई थी, और यही ब्रिटिश भारत की भावी क्या होती है, कलकत्ता जो है वह राजधानी बनती है। ठीक है, मेन पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार से
15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ था, जिसके माध्यम से उसने अत्यंत लाभ कमाया। और 1694 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड की समस्त प्रजा को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार सौंप दिया था। फलतः ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिद्वंदी व्यापारियों ने इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट का गठन कर लिया। इसे न्यू कंपनी भी कहा गया, लेकिन जल्द ही इसे संसद ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार सौंप दिया। फलतः दोनों कंपनियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया और 1702 में दोनों ने संयुक्त कंपनी बनाने का फैसला किया। और फलतः 1708 में द यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का जन्म होता है। तो ये भारत के संदर्भ में आप देखेंगे, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यह दे रहा हूँ जिससे आप लोग समझे वाकई कंपनी को किस नाम से जाना जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जाना जा रहा था। बस ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँ मैं यहाँ। क्लियर चीज है ये। अब देखेंगे 1717 का शाही फरमान क्या था, जो कंपनी के लिए क्या कहलाता है, मैग्ना कार्टा कहलाता है। ठीक है। 1717 में देखेंगे हेल्मिंटन ने फरुखसियर को दर्दनाक बीमारी से छुटकारा, फरुखसियर कौन था, मुगल बादशाह था, दिलाया। फलतः अंग्रेजों को बंगाल में अनेक व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हो गए। यहाँ 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार कंपनी के मुंबई के ढाले गए सिक्कों को मुगल क्षेत्र में चलाने की अनुमति भी दे दी गई। और ओरमे ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। मतलब फर्रुखसियर को क्या होता है ना, एक बीमारी लग जाती है, फोड़ा हो जाता है, और उस फोड़े का इलाज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डॉक्टर रहता है हेल्मिंटन ने किया। इससे वो खुश होकर फर्रुखसियर ने क्या करते हैं कि बहुत कम मूल्य पर 3000 रुपया वार्षिक कर के साथ पूरे मतलब बंगाल में जो है उनको मुक्त व्यापार करने की परमिशन मिल जाती है। क्लियर चीजें। और मुंबई की जो टकसाल से डाली जो सिक्के थे उनको भी मुगल क्षेत्र में चलाने का क्या हो रहा है, परमिशन इनको मिल दिया जा रहा है। तो इस फरमान को जो है देखेंगे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, कहा गया। ठीक है। तो भारत में जो यूरोपीय देश आ रहे हैं ना, तो कौन कौन आ रहे हैं सीक्वेंस, पहले पुर्तगाली आते हैं, दूसरे नंबर पर देखेंगे डच आ रहे हैं, ठीक, तीसरे नंबर पर ब्रिटिश आ रहे हैं, चौथे नंबर पर डेनिश आ रहे हैं, पांचवें पर फ्रेंच आ रहे हैं, बाद में स्वीडन भी आए और चले जाते हैं। इस क्रम में जो है आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको बना लीजिएगा, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक। अब देखते हैं या फ्रेंच की बात करते हैं। ठीक है। तो देखेंगे 1764 में इसमें कंपनी द ओरिएंटल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, द फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट के द्वारा किया जाता है। इसलिए मतलब वहां के मंत्री के द्वारा किया जाता है इस कंपनी की स्थापना। तो इसलिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी, एक सरकारी कंपनी थी। और 1668 में सूरत में उसने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। कहाँ खोली, सूरत में उसने अपनी फैक्ट्री खोली। फिर मुसलीपट्टनम में तत्कालीन गवर्नर फ्रैंको मार्टिन और लेस्पिने ने वलीकुंडापुरम के सूबेदार सेखार लोधी से पुडुचेरी प्राप्त कर लिया। पॉइंट बी नोटेड। ठीक है। और यही पुडुचेरी जो है की नींव रखी गई, जो आगे चलकर जो है फ्रांसीसियों की क्या बन गई, राजधानी बन गई। ठीक है। और साइंस खां से 1690 में चंद्रनगर जो है वह भी फ्रांसीसियों को मिल गया। क्लियर है। तो पुडुचेरी भी मिल गया और चंद्रनगर भी मिल जा रहा है। 1720 में खराब वित्तीय हालत के कारण फ्रांसीसी कंपनी का इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्गठन किया गया और आगे उन्हें माहे करईकाल कालीकट में कोठियां स्थापित किया। तो आगे चलकर इन्होंने कहा कोठी स्थापित करते हैं, फ्रांसीसी माहे करईकल और कालीकट में स्थापित करते हैं। ठीक है। अब अंग्रेजों के साथ इनका क्या हुआ, प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। तो आगे चलकर कर्नाटक पर अधिकार को लेकर, याद रखेंगे कर्नाटक का युद्ध का संदर्भ, ठीक है, किससे है, तो कर्नाटक पर अधिकार लेकर अंग्रेजों ने फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ हो गए। ठीक है। और अंग्रेजों का जो है कर्नाटक को लेकर जो फ्रांसीसियों के साथ युद्ध होता है, जिसको कर्नाटक आंग्ल फ्रांसीसी जो कर्नाटक युद्ध फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
और 1760 में वांडीवास की संधि होती है, और वांडीवास में फ्रांसीसियों की क्या होती है, पराजय का सामना करना पड़ता है। क्लियर चीजें, अंततः जो है अंग्रेजों की जीत होती है। क्लियर चीजें ये। तो इस प्रकार जो है फ्रांसीसी भी क्या होते हैं, भारत से कमजोर हो जाते हैं। फैक्ट्रियों में उत्पादन का देखिएगा कोई काम नहीं होता था। ये विदेशी व्यापार के लिए मुख्यतः क्या थे, गोदाम के रूप में इस्तेमाल होते थे। ठीक है। तो प्रथम फैक्ट्री देखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा इसको। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, कोचीन में थी। डचों की जो पहली कोच फैक्ट्री कहाँ थी, मसूलीपट्टनम में थी। अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ थी, सूरत में थी। फ्रेंच की भी पहली कोठी कहाँ थी, सूरत में थी। ये एग्जाम प्रीलिम्स में आते हैं तो इसको जरूर आप याद रखेंगे। क्लियर चीज है ये। तो 1760 में वांडीवास में क्या हो रहा है, फ्रांसीसियों की पराजय हो रही है। तो वांडीवास के युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों को हरा देते हैं, और इस प्रकार जो है अंग्रेज जो है भारत में क्या होते हैं, सर्वे सर्वा हो जाते हैं। आगे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब तो ये हो गया भारत में जो है यूरोपीय जो जो कंपनियां आई उसके संदर्भ में आपने देखा। ठीक है। तो चार की हम बात किया, कौन कौन से पहले पहले पुर्तगीज आते हैं, उसके बाद कौन आता है, डच आता है, फिर अंग्रेज आते हैं। ठीक है। अंग्रेजों के बाद कौन आता है, फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो अन्य देश भी आए थे उनका एक सीक्वेंस आपके सामने लिख दिया हूं मैं, इसको याद कर लीजिएगा। पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडन। क्लियर चीजें। चार प्रमुख कंपनियां थी, देश थे, पुर्तगीज था, डच था, इंग्लिश थे और फ्रांस थे। बाकी पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच और फिर स्वीडन। क्या याद है, इसको याद रखेंगे। क्लियर चीज है ये। ठीक। अब देखते हैं भारत में जो है ब्रिटिश जो है अपनी शक्ति का कैसे प्रचार प्रसार करते हैं, कैसे भारत में जो है ब्रिटिश जो है राइज कर रहे हैं, उसके संदर्भ में हम देख रहे हैं। ठीक है। उनकी जो नीतियां थी उसके संदर्भ में हम देख रहे हैं। तो देखेंगे 18वीं, देखिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसमें बहुत अच्छा सिलेबस कोर्स में आप लोगों के लिए बनाया हो जिससे आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इसको। ठीक है। 18वीं शताब्दी में भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने एक एक करके सभी शक्तियों को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता को स्थापित किया। क्लियर चीज है ये। क्लियर है। इस संदर्भ में आपने देखेंगे 1748 में निजामुल मुल्क को की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत में राजनीतिक अनिश्चितता एवं अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी, और इस मौके का लाभ जो है विदेशियों ने अपना प्रभाव और एकाधिकार बढ़ाने में किया। ठीक है। विशेषतः कर्नाटक में हम बात करते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के प्रभुत्व के लिए संघर्ष हुआ। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कहते हैं। इसको पढ़िएगा, समझिएगा, इसे क्वेश्चन प्रीलिम्स के एग्जाम में आते हैं। तो देखेंगे यूरोप में 1742 में फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य लड़ाई छिड़ गई, जिसका कारण था अमेरिका में उपनिवेश प्राप्ति और भारतीय व्यापार पर कब्जे के लिए संघर्ष। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो है 1744 से 63 तक चला, जिसमें अंग्रेज जो है विजयी रहते हैं, और इस संघर्ष का मैदान बना कर्नाटक हैदराबाद का क्षेत्र, जिसे भारत में जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाता है। कर्नाटक राज्य वैसे तो हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत आता था, मगर व्यवहार में वह स्वतंत्र था। वहां का नायब सूबेदार कर्नाटक का नवाब कहलाता था। 1740 में वहां नवाब दोस्त अली की मृत्यु के बाद नया अनवरुद्दीन जो है वह नवाब बना। ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक को लेकर जो है तीन युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है। जो प्रथम युद्ध जो है वह 1746 से लेकर 48 तक होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं कर्नाटक का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बोलते हैं फर्स्ट वॉर कहा जाता है। ठीक है। इस युद्ध की समाप्ति जो है वह 1748 में होती है। उस संधि का नाम है एक्सला सेपल संधि। यह आंग्ल फ्रांसीसी शांति समझौता हो गया, जिसमें फ्रांस में भी संघर्ष को विराम मिला, और फ्रांसीसियों ने जीता हुआ मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया, और भारतीय राजनीति की कमजोरी उभर कर इस युद्ध के बाद सामने आ रही। देखेंगे क्या था यह युद्ध, यूरोप में ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के संघर्ष का विस्तार मात्र था। 1745 में अंग्रेजों की नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया, और प्रतिक्रिया स्वरूप फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। याद रखेंगे इसको।
मद्रास जो है वह कर्नाटक के नवाब का अधीनस्थ भूभाग था, अतः उसने मद्रास वापस अंग्रेजों को दिलाने के लिए एक 10,000 की सेना फ्रांसीसियों के खिलाफ भेजी, जिसमें 230 यूरोपीय और 700 जो है वह भारतीय सैनिक वाली फ्रांसीसी सेना ने अडयार तट पर सेंट टॉम में निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। फ्रांसीसियों का नेतृत्व जो है डुप्ले और ला बुर्दोनो ने किया था। याद रखेंगे इसको, ठीक है। दूसरा देखते हैं कर्नाटक का तीसरा दूसरा युद्ध 1748 से 1764 हुआ। 1748 में देखेंगे हैदराबाद का नवाब जो है निजामुल आसफ जहाँ की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जो है नासिर जंग और पुत्र मुजफ्फर जंग ने उत्तराधिकार की युद्ध प्रारंभ हो गया। दूसरी ओर कर्नाटक में 1740 में अनवरुद्दीन की सत्ता को चंदा साहब चुनौती देने लगा, ठीक है। डुप्ले ने इस अवसर का लाभ उठाया और मुजफ्फर जंग और चंदा साहब से गुप्त संधि कर लिया, और इस त्रिगुट ने 1749 में अंबूर के युद्ध, याद रखेंगे क्वेश्चन आया, में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को परास्त कर दिया और मार डाला, और हैदराबाद में नासिर जंग मारा गया। इस प्रकार दोनों जगह फ्रांसीसी विजय हो जाते हैं, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग जो है वह नवाब बन गया। और 1750 में मुजफ्फर जंग की अकस्मात मृत्यु के बाद फ्रांसीसियों ने सलामत जंग को वहां का नवाब बना देते हैं, और कर्नाटक में चंदा साहब नवाब बना। फलतः फ्रांसीसियों को भारी धनराशि, जागीर और अनेक गांव प्राप्त हुए। भारत में यह फ्रांसीसी शक्ति का शिखर काल था। याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। त्रिगुट क्या था? डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मोहम्मद अली के पक्ष में कर्नाटक के अर्काट में घेरा डाल दिया, और फ्रांसीसी सेना यहाँ पर परास्त हो रही है। चंदा साहब मारा गया और मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसियों के संधि करने हेतु बाध्य किया। 1754 में पौंडीचेरी की संधि हुई और फ्रांसीसियों के भाग्य उनके प्रतिकूल हो गया। अब डुप्ले की जगह जो है गोंडेहू जो है वह भारत के में पुर्तगालियों के गवर्नर बनते हैं, सॉरी फ्रांसीसियों के क्या बनते हैं? गवर्नर बनते हैं। क्लियर चीज है ये। अब देखेंगे कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ठीक है। तो यूरोप में दोनों शक्तियों के मध्य 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया, ठीक है। भारत में भी यह पुनः प्रारंभ हो गया, जिसे अंग्रेज सेनापति आयरकुट ने फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी सैली को 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंतिम रूप से परास्त कर दिया, और 1733 में पेरिस की संधि में दोनों के मध्य संघर्ष घोषित कर दिया गया। यह फ्रांसीसी भारत में ब्रिटिश रक्षा के अंतर्गत रहने लगे, मतलब फ्रांसीसी जो है वह ब्रिटिश रक्षा के मतलब ब्रिटिश के अधीन आ गए यहाँ पर। तो वांडीवास के युद्ध में क्या हो गया? फ्रांसीसी जो अंग्रेजों से हार जाते हैं, ठीक है। अब कर्नाटक युद्ध का क्या सबक है, क्या टीचिंग टीचिंग है, देखिएगा। अधिकांश रियासतों ने गद्दी और उत्तराधिकार के लिए संघर्ष व्याप्त था, जिस जिसमें किसी एक पक्ष को सहयोग देकर अनेक व्यापारिक रियासतें, धन और भूमि अधिकार प्राप्त किए जा सकते थे। देशी रियासतों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, जो खुलकर सामने आया, और इन युद्धों ने परंपरागत भारतीय फौज के मुकाबले पश्चिम ढंग की अनुशासित सुसज्जित आधुनिक फौजों को की अपार श्रेष्ठता प्रकट हुई, और इन युद्धों ने भारतीय सैनिकों की योग्यता भी प्रकट हुई। यह स्पष्ट हो गया कि यदि भारतीयों को नियमित वेतन और प्रशिक्षण दिया जाए तो वह किसी भी यूरोपीय सैनिक से कम नहीं है। ये बातें जो है यहाँ पर हमको कर्नाटक की उसमें सीखने को मिली है, ठीक है। तो देखेंगे फ्रांसीसियों का कर्नाटक पर अधिकार को लेकर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में क्या हो रहा है? 3 युद्ध होते हैं, और फाइनली जो है युद्ध जो अंग्रेजों के फेवर में चला जाता है और उनका कर्नाटक पर अधिकार हो जाता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण भी थे।
फ्रांसीसी सरकार के कंपनी के अधिकारों और व्यापार की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। कंपनी पर कड़ा नियंत्रण रखा, जिससे कंपनी के अधिकारियों को निर्णय लेने में क्या अनावश्यक विलंब हो जाता था, जिसका फायदा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। क्लियर चीजें। और उसमें कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को हर तरह ब्रिटिश जो है सरकार है ईस्ट इंडिया कंपनी को हर प्रकार से सहयोग स्वतंत्रता अधिकार दिया था। ठीक है। कंपनी के अधिकारियों को उचित सम्मान किया जाता था। फ्रांसीसी अधिकारियों के मध्य तालमेल का अभाव होता था। उदाहरण डुप्ले व लॉ बुर्देनो ने में सहयोग का अभाव था, जबकि ब्रिटिश में ऐसा नहीं था। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट अलग कारण, सैन्य कारण। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज सबसे आगे थे। अंग्रेजों का फ्रांस की अपेक्षा समुद्र तट पर अधिक प्रभुत्व था, जिससे ब्रिटिश कंपनी का व्यापार निर्बाध गति से चलता रहा और आवश्यकता अनुसार इंग्लैंड की सहायता से उन्हें भी प्राप्त हो जाती थी। नीतिगत मूल्य, डुप्ले यदि बुस्सी को हैदराबाद न भेजता तो कर्नाटक में फ्रांसीसियों का दीर्घकाल तक अधिकार होता। चंद्रनगर के फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला को सहयोग नहीं किया। ठीक है। परिस्थितियों का योग, विषम परिस्थितियों में डुप्ले को फ्रांस ने वापस बुला लिया। अल्फ्रेड लायन ने फ्रांसीसी व्यवस्था का खोखलापन ही फ्रांसीसी पराजय का मुख्य कारण था, ऐसा बताया है। इतिहासकार है अल्फ्रेड लॉयल ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है। अब देखते हैं कैसे ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना हो रही है भारत में, कैसे जो है बंगाल उनके हाथ से निकल जाता है। ठीक है। तो हम लोग पहले बंगाल से हम स्टार्ट करते हैं। बंगाल चला जाता है, मैसूर चला जाता है, मराठा भी चला जाता है। तो मराठा के संदर्भ में हमने पहले भी क्लास किया था, राजेंद्र सिंह मराठा। तो उसके संदर्भ में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना होती है, अंग्रेज कैसे बंगाल पर अपना क्या करते हैं, अधिकार प्राप्त करने में सफल होते हैं। ठीक है, इसको देख रहे हैं। तो हम टाइप क्या करते हैं, अंग्रेज और बंगाल। ठीक, तो थोड़ा सा हमने पृष्ठभूमि पर जाते हैं, तो इसका हम अंग्रेजों पृष्ठभूमि को हम बात करते हैं। ठीक है। देखिएगा, भारत पर अंग्रेजों का जो कब्जा होता है उसके लिए दो युद्ध जो है बहुत निर्णायक होता है। ठीक है। एक आप आगे देखेंगे, प्लासी का युद्ध देखेंगे। ठीक है। और दूसरा जो है बक्सर के युद्ध को देखेंगे। फिर तो उससे पहले हम थोड़ा पृष्ठभूमि देखते हैं। तो भारत में प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य की नींव जो है बंगाल में पड़ी, और इसी को आधार बनाकर अंग्रेजों ने देश के अन्य भागों को जीता। बंगाल के आरंभिक नवाबों ने अंग्रेजों को नियंत्रण में रखा, और बाद में नवाब और कंपनी के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। ठीक है। हम बात करते हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य जो संघर्ष का कारण था। तो एक और पृष्ठ देखते हैं। 1756 में अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी बना कौन, सिराजुद्दौला बना। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी कौन बोल रहा है, सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के चाची घसेटी बेगम, जिसका दीवान राजबल्लभ था, के बंगाल पर अधिकार के दावे का अंग्रेजों ने क्या किया, समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने बंगाल के खजाने की गबन के आरोप में राजबल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी, और नवाब के विरोधियों से मिलकर षड्यंत्र करने लगे। देखेंगे इसका पृष्ठभूमि है कैसे सिराजुद्दौला के प्रति एक षड्यंत्र रचा जाता है। ठीक है। और दोनों के मत देखिएगा, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष का मुख्य कारण फरुखसियर द्वारा जारी शाही फरमान का दुरुपयोग का मामला था। ठीक है। इस फरमान द्वारा अंग्रेजों को 3,000 रुपये वार्षिक अदा करने पर बिना अतिरिक्त कर चुकाए व्यापार करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। कंपनी ने सामानों की आवाजाही पर कर मुक्ति के लिए कंपनी को अपना माल होने का प्रमाण स्वरूप पास या दस्तक जारी करने का अधिकार दे रखा था। ठीक है। तो क्या किया था, अब देखिएगा बंगाल का जो नवाब था, तो मालों की आवाजाही पर कर मुक्त के लिए जो उनको शाही फरमान जो जारी हो गया था, उसको जारी रखने के लिए क्या किया था, एक सील दे दिया था। और इस सील पर क्या लगाकर क्या कर सकते थे, वह सील जो है लगा देते थे, समझा जाता कि अंग्रेजी सामान है, और उसको बिना करके जो है राज्य में क्या किया जाता, बिजनेस करने का मौका दिया जाता था। तो अंग्रेज क्या करते थे, इस सिल्क या दस्तखत का क्या करते थे, वह दुरुपयोग करने लगे, और दूसरे को माल को वह अपना माल इस सील के माध्यम से बताकर पूरा कलकत्ता में क्या करते थे, वह चुंगी वसूलने लगे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो शाही जो फरमान था उसका क्या किया, उन्होंने दुरुपयोग कर लिया। और पहला तो कारण यही था,
और संघर्ष का तत्कालिक कारण था नवाब की आज्ञा के बिना कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना और सिराजुद्दौला द्वारा उसे तोड़ने का आदेश का उल्लंघन करना। ठीक है, दूसरा कारण था। पहला कारण क्या क्या था कि नवाब ने क्या दिया था, कंपनी को व्यापार मुक्त व्यापार करने का जो परमिशन दिया था, उसको परमिशन का लेकर सील मुहर जारी करने का अधिकार दे दिया था। इस मुहर का क्या कर रहे थे, कंपनी दुरुपयोग करे, दूसरे के माल को अपना बताकर क्या कर रही थी, वह उससे टैक्स वसूल करता था। जब इस बात की जानकारी नवाब को मिली तो इसका विरोध किया। दूसरा तत्कालिक कारण था कि नवाब की आज्ञा के बिना कंपनी क्या करता था, वो कलकत्ता की किलेबंदी कर दिया और सिराजुद्दौला द्वारा उसे तोड़ जाने का आदेश का क्या किया, उन्होंने पालन नहीं किया। ठीक है, इस कारण जो है अंग्रेज और नवाब के मध्य क्या हुआ, सिराजुद्दौला के मध्य जो है तनाव की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कंपनी ने नवाब के मना करने के बावजूद देखेंगे कलकत्ता की किलेबंदी कर दी और फिर सिराजुद्दौला ने सेना भेजकर अंग्रेजों की कासिम बाजार कोठी को उनसे छीन लिया और जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर उसने अधिकार कर लिया नवाब ने, और अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप में जाकर भागकर शरण लेना पड़ा और कलकत्ता का नाम जो है बदल कर क्या रख दिया गया, अली नगर रख दिया गया नवाब के अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, यहीं पर एक अत्यंत विवादास्पद घटना होती है जिसका उल्लेख जो है हालवेल ने किया है, कि उन्होंने कहा है कि हालवेल जो है स्वयं के साथ जो है 146 अंग्रेजों को नवाब के अधिकारियों ने क्या किया, एक काली कलर की कोठरी में, एक बंद छोटी सी कोठरी में क्या कर दिया, बंद कर दिया और रात भर जो है बंदी रहे वहां पर। और सफोकेशन के कारण जो है केवल जो है 23 व्यक्ति क्या रहे, जीवित रहे, बाकी सबकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी घटना का जिक्र जो है हालवेल ने किया है, जिसे इतिहास में ब्लैक होल या काली कोठरी की घटना कहते हैं। ठीक है, क्लियर चीज है ये। इस घटना का प्रचार कंपनी ने अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश जनता का समर्थन प्राप्त करने हेतु किया और आधुनिक इतिहासकारों ने इसे हालवेल की कपोल कल्पना बताया। वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इतिहासकार बोलते हैं। ठीक है, पराजित अंग्रेजियों ने मद्रास से वाटसन के नेतृत्व में एक जल सेना भेजा और क्लाइव के नेतृत्व में थल सेना भेजा गया, और यह सेना ने जल्द ही क्या किया, कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लेते हैं और नवाब के साथ उनका अली नगर की संधि होती है 1747 में। यहाँ नवाब जो है अली नगर की संधि करने के लिए विवश हो जाता है। ठीक है, अब जो है नवाब जो है वो अंग्रेजों के आंख में खटकने लगा था। अब नवाब को हटाने के लिए जो है अंग्रेज जो है अब षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज जो है नवाब को हटाने के लिए मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, मानिक चंद, अमी चंद, खादिम खां इत्यादि को क्या करते हैं, अपने फेवर में ले लेते हैं। मतलब नवाब के जो अधिकारी हैं उनको अपने फेवर में ले लिया और फेवर में लेने के बाद जो है उनके लिए क्या किया, एक युद्ध का रचा गया जिसका नाम था प्लासी के। ठीक है, अली नगर की संधि से अंग्रेज संतुष्ट नहीं थे और 23 जून 1757 को, ठीक है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जो है विजय रथ, एक षड्यंत्र रखा गया। युद्ध क्या किया था, यह युद्ध जो है वो प्लान किया हुआ था। ठीक है, इसमें नवाब को हटाना ही था और जो उनका शिफ्ट दिया था, खासकर उनको जो नवाब का सेनापति था मीर जाफर, उसको क्या बनाते हैं, बंगाल का नवाब बनाने का उन्होंने वादा किया था। ठीक है, क्लियर चीजें। तो यहाँ पर इस युद्ध में नवाब के जो सेनापति थे मीर जाफर, अन्य अधिकारी राय दुर्लभ और मीर मदन मतलब इत्यादि जो थे, या क्या थे, नवाब की, वैसा नवाब की तरफ से थे लेकिन वो क्या रहे, अपनी सेना लेकर वो चुपचाप रहे। क्लियर चीजें। अब जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हो जाता है। सिराजुद्दौला जो है अकेला पड़ जाता है, अंग्रेजों के साथ उसका युद्ध होता है। उस युद्ध में वह सामना नहीं कर पाता, वो उसकी हार हो जाती है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको मार दिया जाता है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। ठीक है, अब इस युद्ध के बाद देखेंगे क्या परिणाम होता है। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना जाता है, क्योंकि मीर जाफर और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक समझौता होता है कि अगर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है तो कंपनी को संपूर्ण राज्य में कर मुक्त व्यापार करने की क्या कर देगा, अनुमति देगा और 24 परगने जीने की क्या करेगा, जिम्मेदारी भी देगा। ठीक है, यह सब चीजें कर दिया। बंगाल पर नियंत्रण ने अंग्रेजी फ्रांसीसी युद्ध में निर्णायक भूमिका अदा की। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इतिहासकार जो है इसके बारे में लिखते हैं।
भारत में शाइस्त दुख की अनंत अंधकार में रात्रि का आरंभ हुआ। इस युद्ध में भारत के मध्यकाल का अंत कर दिया और आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ। खुली और निर्लज लूट का युग प्रारंभ हो गया। प्लासी के युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इसको व्याख्या की अपने तरीके से। तो किसी ने खुली और निर्लज लूट का युग बताया, तो किसी ने क्या बताया, मध्यकाल का भारत में अंत हो गया, आधुनिक युग का प्रारंभ हो गया। तो अलग अलग कोट किया इतिहासकारों ने। ठीक है, अब बात करते हैं। मीर जाफर ने कंपनी की सहायता से क्या किया, सिंहासन को प्राप्त किया था। उसे अंग्रेजों ने सोने की चेक बोरी की तरह इस्तेमाल किया। त्रस्त होकर मीर जाफर ने क्या किया, डचों को प्रोत्साहन दिया। लेकिन बेदरा की युद्ध में अंग्रेजों से जो है डच हार जाते हैं और अंग्रेजों ने 1760 में मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से गुप्त समझौता कर कर उसे नवाब बना दिया और साइलेंटली जो है मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया, बिना रक्तपात किए हुए बिना। ठीक है, तो मीर जाफर को मतलब ये कंपनी को यह बात पता चला कि मीर जाफर जो है डचों के साथ ऐसा ऐसा किया, मिला हुआ है। इस बात से जो अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। ठीक है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब मिलता है और मीर कासिम जो अंग्रेजों के सहयोग से बंगाल का नवाब बनता है। इसलिए नवाब ने अंग्रेजों को जो है बहुत लाखों रुपए जो उपहार में दिए। वर्धमान, चिटगांग और मिदनापुर जिले की दीवानी प्रदान कर दी। ठीक है, और मीर कासिम ने अंग्रेज, ठीक अगली चीजें, मीर कासिम क्या था, अंग्रेजों की जब तक महत्वाकांक्षा को पूरी करने में सक्षम रहा तब तक किया। अब बार बार जो है मीर कासिम ने देखा कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप जो उसके प्रशासन पर बार बार पड़ रहा है, तो अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए क्या किया, उसने राजधानी जो अपनी मुर्शिदाबाद से जो क्या है मुंगेर स्थानांतरित करने कर दिया और मुंगेर की इसने किलेबंदी कर दी और वहां की अपनी सेना को जो है यूरोपीय पैटर्न पर जो है प्रशिक्षण देने लगा। जब यह बात जो है अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और मीर कासिम को जान बचाकर जो है वहां से भागना पड़ गया और वह जाकर जो है बंगाल के नवाब जो है शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब जो है सुजाउद्दौला से मुलाकात करते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है एक संयुक्त युद्ध को प्लान किया जाता है, जिसका नाम था बक्सर का युद्ध, जो बक्सर के मैदान में लड़ा जाता है अक्टूबर 1784 में। तो यह युद्ध जो है एक तरफ शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला वर्सेस अंग्रेज लड़ा जाता है और इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की जीत हो जाती है और संयुक्त सेना की हार हो जाती है। ठीक है, और अंग्रेजों की सैनिक शक्ति की पूरे भारत में क्या हो जाती है, थाक जम जाती है और हेक्टर मुन्नोर ने कंपनी की सेना का यहाँ पर नेतृत्व किया था और इस समय जो है वेंसी टाट जो है वह बंगाल का क्या था, गवर्नर था। याद रखेंगे हेक्टर मुन्नोर जो है वो 1764 बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किया था। ठीक है, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व जो है क्लाइड ने किया था, याद रखेंगे। स्मिथ एक इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि बक्सर की विजय पूर्ण रूप से निर्णायक थी। उसने प्लासी के युद्ध के अधूरे सपने को क्या कर दिया, कार्य को पूरा कर दिया। मतलब प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद से यह भारत में शामिल हो साबित कर दिया कि भारत में जो है अब ब्रिटिश शक्ति का राइज हो रहा है। अब भारत पर जो अगला जो शासन करेगा, कौन करेगा, ब्रिटिश शक्ति ही करेगा। इस युद्ध के माध्यम से यह बात हो गया। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर क्या होगा, मीर जाफर होगा, क्योंकि मीर कासिम जैसे ही भागता है तो मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना जाता है। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन होगा, मीर कासिम नहीं होगा, क्या होगा, मीर जाफर होगा। याद रखेंगे, क्योंकि मीर कासिम जब पता चला कि मीर कासिम क्या कर रहा है, अपने राजधानी को ट्रांसफर कर दिया है, यूरोपीय पैटर्न में अपने अधिकारियों को क्या कर रहा है, शिक्षित कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसे बंगाल के नवाब से हटा दिया और फिर से मीर जाफर को बना दिया। ठीक है, मीर जाफर, मीर कासिम पुनः मीर जाफर। जब बक्सर का युद्ध लड़ा जा रहा है तो उस समय मीर जाफर बंगाल का नवाब हो गया था। ठीक है, तो मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। उसके बाद उसका पुत्र नजीमुद्दौला इस शर्त के साथ नवाब बनाया गया कि शासन का पूरा प्रबंध जो है नायब सूबेदार नामक मंत्री के हाथ में दिया जाएगा, जिसकी नियुक्ति अंग्रेज करेंगे। इस प्रकार बंगाल में निजामत पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, तीनों की संयुक्त सेनाओं की हार हो चुकी थी, तो इलाहाबाद की संधि की बात करते हैं हम। 1665 में हुआ। मई 1665 में क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर था।
उसने शाह आलम और अवध के नवाब में इलाहाबाद की संधि की 1765 ईस्वी में। शाह आलम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। राजस्व वसूल करने के लिए कंपनी ने बिहार में सीताबराय और बंगाल में मोहम्मद रजा खां को नायब दीवान नियुक्त किया। अवध से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को दे दिए गए। ठीक है। अवध उसके नवाब को वापस कर दिया गया, वह भी अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। इस प्रकार क्लाइव की कूटनीति से अवध को एक बफर स्टेट के रूप में बदल दिया गया और सम्राट आगे 6 वर्षों तक अंग्रेजी कैद के रूप में रहा। क्लियर चीजें। तो यहाँ पर इलाहाबाद की संधि से क्या हो गया, पेंशनर टाइप का हो गया और कैद कर। क्लियर चीजें ये। तो ये चीजें आप देखेंगे। ठीक। इसके संदर्भ में आप लोगों के कुछ एक एमसीक्यू लेकर आए हैं, उसका आंसर दीजिएगा जो स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं। तो इसका जो अभी मैं क्लास अभी लिया उसके संदर्भ में है, एक्स ला सेपल जो ट्रीटी है, संधि है, किस युद्ध का अंत था। तो कौन सा युद्ध था इसका, ये आंसर क्या होगा, अभी पढ़ना है आपने, प्रथम कर्नाटक युद्ध होगा। ठीक है। क्लियर चीज है ये, आप लोग याद रखिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है देखिएगा, भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत किस युद्ध के द्वारा हुआ। ठीक है। तो किस युद्ध के द्वारा आपने पढ़ा है, वांडीवास का युद्ध। क्या होगा इसका आंसर, वांडीवास का युद्ध। भारत में डच शक्ति का अंत किस युद्ध के बारे में, क्या आंसर देंगे, जल्दी से दीजिए इसका आंसर। भारत में डच शक्ति का अंत किस युद्ध के द्वारा हुआ, तो यह है वेदरा के युद्ध, भी आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों और कंपनी के मध्य विवाद का मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण था क्या, 1717 का जो शाही फरमान था उसका उपयोग कर रहा था वो। क्लियर चीज है ये, तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मुंगेर को राजधानी परिवर्तन करने वाला बंगाल का नवाब कौन था। क्वेश्चन बनाइए इसका आंसर। ठीक है। तो मुंगेर को राजधानी बनाने वाला कौन था, मीर कासिम था। क्लियर है। प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा जाता है। तो प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा जाता है देखेंगे। प्लासी का युद्ध कब होता है, 1757 में। ठीक है। सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। तो इसका भी डी आंसर होगा। क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है। अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा। तो अंग्रेजों ने प्लासी का नेतृत्व जो है वह क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। जबकि बक्सर का युद्ध जो है हेक्टर मोनेरो के ठीक है नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है। याद रखेंगे इसको। ये मैं कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आया, जिससे जो अभी पढ़ाया था आप लोगों को संदर्भ में आपको ये बन जाएगा। ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन रिलेटेड ऐसे ही एग्जाम में आपके आते रहते हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब तो अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज जो है भारत के अन्य हिस्सों पर क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। ठीक है। तो अंग्रेज और हम मैसूर की बात करते हैं। मैसूर का संबंध जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान के संदर्भ में। 1761 में हैदर अली जो है वह मैसूर पे गद्दी पर बैठता है और दक्षिण भारत में अंग्रेजों का सबसे शक्तिशाली शत्रु यह था। ठीक है। तो इसको अंग्रेजों में क्या था, यह चुभता था, इसलिए मैसूर को कैसे अंग्रेजों ने अपने में मिलाया। तो मैसूर राज्य को अंग्रेजों को प्राप्त करने के लिए जो है मैसूर के साथ अंग्रेजों के जो है 4 युद्ध होते हैं। ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हो रहा है, वो है 1767 से 69। इस युद्ध के कारण दक्षिण में अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा थी। हैदर अली की बढ़ती शक्ति के विरुद्ध अंग्रेज हैदराबाद के निजाम और मराठों का एक गुट बन गया था, जिसे हैदर अली ने तोड़ दिया और अंग्रेजों से सीधा संघर्ष किया। और इस अनृत युद्ध में हैदर अली का जो है पलड़ा भारी था। उसने मद्रास को घेर लिया और अंग्रेजों को 1769 में एक प्रतिरक्षात्मक संधि करनी पड़ी, जिसे हम मद्रास की संधि के नाम से भी जानते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69, अंग्रेज जो है हैदर अली को कमजोर करने के लिए क्या किया, षड्यंत्र रच रहे थे। तो इस जो त्रिगुट बना रहे थे, उस त्रिगुट को हैदर अली ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। कौन कौन सा त्रिगुट था, अंग्रेज, हैदराबाद और निजाम, या हैदराबाद और मराठों का एक त्रिगुट था, उसको हैदर अली ने क्या कर दिया, तोड़ दिया।
अब अंग्रेजों के साथ उसका खुला युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों को वो उसने हरा देता है। लगभग कोई निर्णय नहीं होता, लेकिन पलड़ा जो है हैदर अली का भारी था। ठीक है। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं 1780 से 1784। मतलब मद्रास की जो संधि हुई थी, उन शर्तों को जो है मद्रास सरकार ने पालन नहीं किया। 1789 में हैदर अली ने मराठे और निजाम के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बना लिया, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अधिकार करने का प्रयास था। और इस माहे को जो है हैदर अली जो है वो अपने संरक्षण में उसको समझता था। तो युद्ध के दौरान तत्काल गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने निजाम और मराठों को हैदर अली की संधि से अलग कर दिया। ठीक है। पोर्टोनोवो में हैदर को प्रधान अंग्रेज सेनापति आयरकुट ने पराजित कर दिया, और आगे हैदर को जो ब्रेथवेट की अंग्रेज सेना को परास्त कर उसे युद्ध बंदी बना लिया। ठीक है। 1782 में बीमारी के कारण जो है हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई। लेकिन उसके पुत्र जो है इस युद्ध को जारी रखता है, और लेकिन जो है इस युद्ध में जो है हैदर अली टीपू सुल्तान जो है कमजोर पड़ जाता है। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य जो है 1784 में मंगलौर की संधि होती है, और इस संधि के द्वारा जो है दोनों ने एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए। और ठीक है, यह संधि जो है वारेन हेस्टिंग्स को पसंद नहीं था। ठीक है। अब देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि बन रही है 1790 से 92। इस युद्ध का तत्कालिक कारण था निजाम द्वारा अंग्रेजों को गुंटूर का प्रदेश देना, जिस पर टीपू को ऐतराज था। टीपू द्वारा 1789 में तिरुवांकुर पर आक्रमण किया, जो अंग्रेजों का मित्र था। ठीक है। तो 1790 में अंग्रेज निजाम और मराठों ने एक त्रिगुट बना लिया, और युद्ध का प्रारंभ हो गया। टीपू ने तुर्कों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, फ्रांसीसियों से सहायता। ठीक है। इस युद्ध में जो है टीपू सुल्तान जो है पूरी तरह क्या हो गया है, परास्त हो जाता है। क्लियर चीज है ये। इस युद्ध में टीपू सुल्तान जो है क्या होता है, परास्त हो जाता है, और उसको श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी होती है। ठीक है। और अंग्रेज अंग्रेज और मराठों के सॉरी अंग्रेज और मैसूर के मध्य जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और इस संधि द्वारा पराजित टीपू को अपना आधा राज्य और 3 करोड़ 20 लाख रुपया हर्जाना जो है अंग्रेजों को देना पड़ता है, और दो पुत्रों और अंग्रेजों के पास जो है बंधक रखना पड़ा। और यह युद्ध जो है कार्नवालिस के काल में हुआ। ठीक है। इसके माध्यम से जो है वो लगभग आधा राज्य जो है वो टीपू सुल्तान का अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। ठीक है। अब देखें चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और विदेशों में दूत भेजने और फ्रांस से सैन्य शिक्षा और नेपोलियन से सहायता मांगने का उस पर आरोप लगाया, और यह युद्ध की पृष्ठभूमि की तैयार की। और इस युद्ध में जो है टीपू सुल्तान जो है की मृत्यु हो जाती है, और वेलेजनी ने सहायक संधि व्यवस्था लादते हुए अब इस प्रकार जो है टीपू सुल्तान के वंश का समाप्त हो जाता है। और वडियार वंश के शासक जो पहले शासक थे, जिनको हैदर अली वडियार वंश के शासक कृष्ण राजा को मैसूर का राज उसने सौंप देते हैं। उस पर लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि लग जाती है। क्लियर चीजें। और 1800 में निजाम ने भी मैसूर के जीते हुए क्षेत्र कंपनी को दे दिए। ठीक है। और 1831 में कुशासन का आरोप लगाकर बैटिंग ने मैसूर का ब्रिटिश प्रांत में विलय कर लिया, और 1800 क्लियर चीजें इस प्रकार मैसूर जो है ब्रिटिश साम्राज्य के क्या हो गया, अधीन आ जाता है। ठीक है। तो मैसूर को अंग्रेजों को अपने अधीन करने के लिए 4 युद्ध लड़ने पड़े। प्रथम एंग्लो मैसूर वार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और याद रखिएगा पहला जो है मद्रास की संधि हुआ। ठीक है। दूसरा जो युद्ध हुआ उसके बाद कौन, मैंगलोर की संधि होता है। ठीक है। क्लियर चीज है ये, याद रखिएगा इस चीजों को। ठीक है। फिर तीसरा जो युद्ध होता है वो संधि था श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा जो युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। क्लियर चीजें। इस प्रकार जो है पूरा मैसूर क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। क्लियर चीजें। तो याद रखिएगा प्रीलिम्स में जो है कॉलम एच में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनते हैं।
संधि से क्वेश्चन आए हैं आईएएस के एग्जाम में। प्रथम युद्ध कौन सी संधि हो रही है? मद्रास की संधि। द्वितीय युद्ध मैंगलोर की संधि। तृतीय युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ युद्ध में क्या होता है? टीपू सुल्तान पर आरोप लगाया जाता है कि फ्रांसीसी सरकार से ये सहयोग मांग रहा है नेपोलियन से। कृष्ण राजा को बरियार को सौंप दिया जाता है। राजा कौन होता है? कृष्ण राजा। और सत्ती खा और बाद में क्या करते हैं? मैसूर को जो है वह अपना अधिकार 1831 आते आते पूरे मैसूर पर जो अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और ब्रिटिश प्रांत का वह हिस्सा बन जाता है। क्लियर चीज है ये? ठीक है। अब बात करते हैं कैसे मराठा क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने, तो इसके संदर्भ में स्टूडेंट आप लोगों के लिए क्लासेस में ये इसी प्लेटफॉर्म पर है मराठा शक्ति का उदय। शिवाजी और मराठा शक्ति का उदय। तो इसमें पूरे मराठों को शिवाजी, शिवाजी के बाद फिर पानीपत के बाद मराठे, अंग्रेजों का मराठों के साथ जो 3 युद्ध होता है, आंग्ल मराठा युद्ध फर्स्ट सेकंड थर्ड, सभी को मैं डिक्टेट किया हूँ। क्लियर चीजें? तो आप वहां से भी इस क्लास को देख सकते हैं। यहाँ पे संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। मराठा संघ में देखिएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जो है माधवराव जो है क्या बनता है? पेशवा बनता है। लेकिन ज्यादा समय तक यह जीवित नहीं रहता है। इसने मराठों की गौरव की स्थापना करने की कोशिश की, लेकिन इसके अकस्मात में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर चीजें? उसके बाद जो है सवाई माधवराव द्वितीय जो है देखेंगे। उसके बाद तो नारायण राव बनता है। नारायण राव के बाद सवाई माधवराव द्वितीय बनता है। ठीक है। तो 1762 में नवजात सवाई माधव नारायण राव को नाना फडणवीस के नेतृत्व में क्या बनाया गया? वहां का पेशवा बनाया जाता है। ठीक है। क्लियर चीजें? अब देखेंगे इससे नाराज क्या हो जाता है? उसका चाचा जो है रघुनाथ राव जो है वह नाराज हो जाता है और अंग्रेजों की मदद से जो है वह पेशवा बनना चाहता था। इसलिए वह अंग्रेजों के पास जो है मदद के लिए पहुंच जाता है और अंग्रेजों के पास मदद करके वह एक अंग्रेजों से एक प्रकार का क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। ठीक है। अंग्रेजों से उसने एक संधि कर लिया जिसे सूरत की संधि कहते हैं। इस संधि के माध्यम से क्या हुआ कि अगर मान लीजिए वह मराठी जो अगर मान लीजिए ब्रिटिश सरकार उसकी सेवा मतलब मदद करती है, तो उसके बदले में अगर उसको पेशवा बना दिया जाता है, तो पेशवा बनने के बाद वह क्या करेगा? ठीक है। तो पेशवा बनने के बाद बहुत सारा क्षेत्र जो है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। ऐसा संधि हो जाता है। क्लियर चीज है ये? और इस पृष्ठभूमि पर जो है पहला जो है युद्ध जो है प्लान किया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। रघुनाथ राव या राघोबा कहाँ से अंग्रेजों की शरण में जाता है और अंग्रेजों की सहायता से क्या करना चाहता है? सत्ता को प्राप्त करना चाहता है। तो यह युद्ध जो है प्लान किया गया। यह युद्ध जो है बिना निर्णय का रहा और अंग्रेजों और मराठों में जो है सलवाई की संधि होती है 1782 में। ठीक है। याद रखेंगे पहला युद्ध के समय सलवाई की संधि हो रही है। ठीक है। इस संधि में जो है लिखिएगा, वैसे संधि तो हुई लेकिन अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा। उन्होंने जो मराठा संघ को उन्होंने क्या कर दिया? उसमें फुट डाल दिया। मराठा संघ जो था, पेशवा सर्वशक्ति पेशवा जो है संघ का क्या होता था? प्रमुख होता था। इसके अलावा सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ठीक है, ये सब क्या होते थे? वो मराठा सरदार हुआ था, उनका एक संघ बना हुआ था। इस संघ में क्या कर दिया हुआ? फुट तोड़ दिया। ठीक है। धीरे धीरे संघ को तोड़ दिया। पूरा मराठों को उन्होंने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। अंत में पूरा मराठा क्षेत्र को क्या किया? अपने अधीन कर दिया। क्लियर चीजें? तो इस पे 3 युद्ध किए अंग्रेजों ने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पूरा मराठा क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं 1782 में क्या हो रहा है? पहला युद्ध हो गया। ठीक है। युद्ध जो है कोई ऐसा बोला जाता है किसी के निर्णय में फेवर में, एक बार अंग्रेजों का पलड़ा भारी था, अंग्रेजों को इसमें फायदा होता है। क्लियर चीजें ये? ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखिए बसीन की संधि हो रही है जसवंत। अब क्या हो रहा है देखिएगा, 1802 की बात कर रहे हैं। जसवंत राव होलकर से पराजित होकर, अब देखिए जसवंत राव होलकर जो है वह होलकर हैं, इंदौर के होलकर हैं। उनसे युद्ध हो रहा है। उन्होंने क्या किया? बाजीराव पेशवा पर आक्रमण कर देते हैं। पेशवा जो था उस पर आक्रमण कर देते हैं। पेशवा को अपना जान बचाकर जो है अंग्रेजों की शरण में चला गया। ठीक है। और अंग्रेजों ने क्या किया? ये सबसे अयोग्य पेशवा था। ये क्या था? ये अयोग्य पेशवा था। रघुनाथ राव का यह बेटा था। ठीक है। यह अयोग्य पेशवा था और
अगर डिटेल में जाना है तो आप मेरा दूसरा वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, मराठा शक्ति का उदय, उसको देख सकते हैं आप। तो यह पेशवा जो है अंग्रेजों की मदद के पास चला गया। अंग्रेजों ने क्या किया, बाजीराव पेशवा के साथ जो है वसीन की संधि कर ली। अंग्रेजों की चाल में यह फंस गया। क्लियर है। अब जो है वसीन की संधि कर लेता है, मतलब वो क्या, अंग्रेजों का क्या हो गया, अधीन आ गया। अब अंग्रेजों से वो मुक्ति चाहता था, इसलिए जो है कुछ मराठे जो है, मराठा से जिसमें सिंधिया है, भोसले हैं और पेशवा है, इन सभी ने मिलकर क्या किया, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किया अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों से क्या होना चाहते थे, वो मुक्त होना चाहते थे। अब बहुत देर हो चुकी थी स्टूडेंट। अब जो है वो मराठे जो है पराजित हो जाते हैं, फिर से मराठे पराजित हो गए। क्लियर चीज है ये। अब मराठे यहाँ पराजित हो रहे हैं। क्लियर चीज है ये। और मराठे के पराजित होने के बाद जो है पूरा मराठा जो है अब अंग्रेजों के अधीन आ गया, अलग अलग संधि करके अधीन आ गए। ठीक है। लेकिन मराठे जो, मोस्टली मराठे जो हैं, वो फिर से क्या करते हैं कि एकजुट होकर जो है, खासकर जो है फिर वही पेशवा, सिंधिया और जो भोसले हैं, नागपुर के भोसले, सभी एकजुट होकर जो है अंग्रेजों से फिर से अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या होते हैं, लड़ाई करते हैं। लेकिन इस संयुक्त सेना फिर से पराजित हो जाती है और बाजीराव द्वितीय ने क्या करता है, इसमें आत्मसमर्पण कर देता है और अंग्रेज उसे पेंशन देकर बिठूर भेज देते हैं। वो अंग्रेजों का पेंशनर हो जाता है। पूरा जो है तहस नहस में पूरा मराठा संघ तहस नहस हो जाता है। ठीक है। अंग्रेजों ने पेशवा का पद अब समाप्त कर देते हैं। ठीक है। इस प्रकार जो है पूरा जो है मराठा क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया। क्लियर है। तो पूरा जो है और तीसरा जो युद्ध होता है 1718, 1817-18 में, इसके बाद जो है पूरा मराठा क्षेत्र जो है किसके अधीन आ गया, अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। क्लियर चीज है ये। तो अंग्रेज अपने नीति में कामयाब हुए, जो उनका उद्देश्य था उन्होंने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। ठीक है। अब देखिएगा अंग्रेज जो है, अब पंजाब जो राज्य है, सिख जो राज्य था, जिसके राजा रणजीत सिंह थे, दलीप सिंह थे। तो राजा रणजीत सिंह के मरने के बाद जो है उनके जो वंशज थे, उनमें क्या होता है, सत्ता को लेकर संघर्ष होता है और इसी का फायदा जो है अंग्रेज उठाते हैं। और शॉर्ट में बता रहा हूं। और पूरा जो है सिख और अंग्रेजों के मध्य जो है दो युद्ध होते हैं, जिसको आंग्ल सिख युद्ध प्रथम और आंग्ल सिख युद्ध द्वितीय कहते हैं। इन दोनों युद्धों में जो है सिखों की पराजय होती है और पूरा प्रांत, पंजाब प्रांत जो है 1849 तक जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। तो सिखों को परास्त होना पड़ता है, लाहौर की संधि करते हैं, उसके बाद द्वितीय में भी वो परास्त हो जाते हैं। इस प्रकार पूरा जो हमारा पंजाब जो है, पूरा सिख जो राज्य है वह मराठों के अधीन आ जाता है। ठीक है। दिलीप सिंह और रानी जिंदा को जो है वहां से हमारा पंजाब से हटाकर उनको विदेश भेज दिया जाता है। ठीक है। फिर चीज है ये, और वो पेंशनर हो जाते हैं। ठीक। इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, सिंध पर भी अंग्रेजों ने अपना विस्तार कर दिया। 1882 में चार्ल्स नेपियर जो है वह सिंध का रेजिडेंट था। उसने 1843 में षड्यंत्र पूर्वक सिंध को युद्ध में धकेल दिया और उसे परास्त कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य में उसे मिला लिया। इस समय एलन बरो जो है वह भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था। याद रखेंगे, चार्ल्स नेपियर रेजिडेंट था और एलन बरो जो है क्या है, गवर्नर जनरल था। आगे मैं गवर्नर जनरल एंड वायसराय पढ़ाऊंगा तो आपको सारा डिक्टेट करूंगा इसको। ठीक है। अब देखेंगे सिंध को भी जीत लिया है, पंजाब को भी जीत लिया, मराठों को जीत लिया, मैसूर को भी कब्जा कर लिया, पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। ठीक है। अब उसके आसपास के जो राज्य हैं उन पर नेपालों के साथ युद्ध किया इसने। और नेपालों के साथ जो है युद्ध किया 1815 में। गोरखा सरदार उमर बहादुर थापा के समर्थन के लिए, समर्पण के लिए विवश करना पड़ा। और नेपालियों के साथ जो है उसका एक समझौती होता है, जिसे संगौली की संधि करते हैं और जिसे नेपाल दरबार ने इसे स्वीकार कर लिया। और और जो है ब्रिटिश राज्य के अधीन नेपाल आ गया। क्लियर चीजें। इसी प्रकार देखेंगे आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। वर्मा को अपने कब्जे में लेकर अंग्रेजों का जो है वर्मा के साथ जो है 3 युद्ध करने पड़ते हैं। अंततः 1885 में संपूर्ण वर्मा जो है वो भारत, ब्रिटिश भारत का क्या बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। तो 3 युद्ध होते हैं 1825 से 26। ठीक है। 1852 और 1885। तो 1885 में संपूर्ण बर्मा जो है भारतीय क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। इसी प्रकार अफगानों के साथ युद्ध हो जाता है। ठीक है।
और 1839-42 में अंग्रेजों के द्वारा अफगान जो है बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। ठीक है। और ठीक है, तो दो युद्ध हो रहा है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरा होता है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। और तीसरा युद्ध जो है वह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1719 से 1921। ठीक है। तो अफगानियों के साथ भी इनका युद्ध हो जाता है, अफगान भी इनके अधीन आ जाता है। क्लियर चीजें ये तो देख लीजिएगा। पहला में जो अफगान अभियान विफल होता है, दूसरे में अंग्रेज सफल हो जाते हैं। मार्टिलन डुरंड आयोग द्वारा तत्कालिक भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया 1893 और 1896 को हम क्या बोलते हैं, डुरंड लाइन कहते हैं। एग्जाम पूछा जाता है डुरंड लाइन किसके किसके बीच जो सीमा बनाता है, अफगानिस्तान और भारत के मध्य। ठीक है। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है, 1919 से 1921 के बीच में। ठीक है। माध्यम से आप देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं तिब्बत की विजय। कर्जन ने 1904 में यंग हस्बैंड मिशन जो है तिब्बत भेजा। और 1913-14 में तिब्बत और उत्तरी पूर्वी भारत के बीच जो है सीमा निर्धारण किया गया। ठीक है। याद रखिएगा तिब्बत के संदर्भ में 1904 और यंग हस्बैंड मिशन। यंग हस्बैंड मिशन का तात्पर्य किससे है, तिब्बत के मिशन से है। ये ठीक। मैकमोहन रेखा तिब्बत और भारत के बीच जो है सीमा रेखा 1913 से 14 के मध्य बना था। ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पिंडारी युद्ध। पिंडारी निर्दय और लुटेरों का एक गिरोह था जो मध्य भारत में ज्यादा सक्रिय था। यह मराठी शब्द का भाषा है। ठीक है। इनकी लूटपाट को रोकने हेतु लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने सफल अभियान किया था। यह अभियान तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ही समाहित हो गया था। ठीक है, याद रखेंगे। हैदराबाद का निजाम 1798 में वेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था स्वीकार करने वाला पहला राज्य बना था। तो हैदराबाद का निजाम याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला क्या हो गया, पहला राज्य बना। 1890 में चीनी समझौते के बाद सिक्किम जो है वह ब्रिटिश संरक्षित राज्य मान लिया गया। ठीक है। वो 1890 में चाइना के साथ अंग्रेजों का क्या है, समझौता हुआ और सिक्किम जो है ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। ठीक है। याद रखेंगे चीजों को। नेक्स्ट देखेंगे। 1801 में कर्नाटक के नवाब को पेंशन देकर प्रांत को कंपनी के अधीन कर लिया गया। किस प्रकार, देखिए ब्रिटिश भारतीय राज्य जो ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन आ रहे हैं। 1799 में तंजौर के मराठा शासक को पेंशन देकर प्रांत को कंपनी के अधीन कर लिया गया। 1800 में सूरत के नवाब से अंग्रेजों ने राज्य छीन लिया। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा करके मुगल बादशाह को पेंशनर बना दिया। याद रखेंगे। कंपनी के अधीन राज्यों के प्रशासनिक दृष्टिकोण का काम निम्न योग्य अफसरों ने किया। पश्चिमी दक्कन में एल्फिंटन, मद्रास में मुनरो, मध्य भारत में मेलकम और राजस्थान में मेटकाफ, टॉड और आफ्टरलोनी। याद रखेंगे। टॉड ने एनलस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान तथा मेलकम ने मेमोर ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी में या आईएएस के प्री के एग्जाम में पूछे गए हैं। इनमें से एक दो क्वेश्चन तो ये आप फैक्ट्स जो है देख लीजिएगा। ठीक है। तो इस संदर्भ में आपने देखा कि भारत में अंग्रेज जो हैं कैसे अपनी सत्ता का क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, कैसे अपनी प्रभुता को धीरे धीरे स्थापित कर रहे हैं, कौन कौन सी पॉलिसी अपनाते हैं। क्लियर है। आगे की क्लास में हम देखेंगे, सहायक संधि को देखेंगे, हड़प नीति को देखेंगे। ठीक है। तो सहायक संधि अपनाने वाला लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक नीति का पहला जो शिकार हुआ कौन था, हैदराबाद का निजाम था। इसको आप याद रख लीजिएगा। क्लियर चीज है ये। ठीक। क्लियर चीज है ये। तो ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि पिंडारियों के आतंक से किसने छुटकारा दिलाया था, वारेन हेस्टिंग्स दिलाया था। ठीक है। हैदराबाद का निजाम 1798 में सहायक संधि करता है। ठीक, क्लियर चीज है ये। ठीक है। याद रखेंगे आप। दिल्ली कब अंग्रेजों के पूर्ण अधीन आया, 1803 में। ठीक है। मुगल बादशाह वो अंग्रेजों का पेंशनर बन गया।
याद रखेंगे इसको। ठीक है, आंग्ल वर्मा के संदर्भ में, आंग्ल अफगान के संदर्भ में यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। सिंध का भारत में विलय कब होता है? ठीक है, याद रखिएगा। अंग्रेजों को मराठों के संदर्भ में विलय जो है, मराठा शक्ति। तीन युद्ध होते हैं। ठीक है, तीनों युद्ध के संदर्भ में कौन कौन सी संधियां होती हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके संदर्भ में एक और क्लास है, शिवाजी और मराठे, मैं किया हूँ। राइजेस ऑफ मराठा इन इंडिया, शिवाजी के संदर्भ में पूरा उस टॉपिक को एकदम डिटेल में गया हूँ। आप उसको क्लास को आप देख सकते हैं। क्लियर चीजें। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन क्लास के माध्यम से आप सब सारे क्वेश्चन जो यूपीएससी पीएससी में सेक्शन से आते हैं आपके बन जाएंगे। क्लियर चीजें ये। तो क्लास को आप बार बार देखिए, और मेरा क्लास को ज्वाइन करने के लिए UGM10 को क्या कर दिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।